नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश की तमाम सभी बड़ी खबरों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं। प्रदेश सरकार ने 50% वेतन कटौती का फैसला वापस ले लिया है और अब सरकार के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों को जून माह से पूरी सैलरी मिलेगी, यानी कि जुलाई में पूरा वेतन खाते में आएगा। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री के वेतन पर लागू 50% कटौती फिलहाल जारी रहेगी। आपको बता दें तो राज्य सरकार ने वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से अप्रैल में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन का 50% हिस्सा अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया था। अब क्योंकि मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति बेहतर है, तो वेतन कटौती के इस फैसले को वापस ले लिया गया है। और इसके अलावा मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और विभागों के एचओडी व अन्य सभी अफसरों को भी अगले माह से पूरा वेतन दिया जाएगा। वही बात करें हिमाचल के पेंशनर्स की, तो प्रदेश के पेंशनर्स का एरियर देने की कवायद भी सरकार के आदेशों पर फाइनेंस विभाग ने शुरू कर दी है। इसी हफ्ते 65 से 70 साल तक के पेंशनरों को एरियर व बकाया देने की अधिसूचना भी जल्द जारी हो जाएगी और इसके अलावा सभी पेंशनर्स को मेडिकल भत्ते भी जारी करने की तैयारी वित्त विभाग ने शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में जितने भी कर्मचारियों की देनदारियां हैं, खासतौर पर पेंशनर्स की, जो कि 65 से 70 साल के बीच के पेंशनर्स हैं, उन सभी पेंशनर्स को सरकार अगले माह पूरा एरियर देने का जो सरकार ने फैसला है वो लिया है और फाइनेंस को इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब अगली खबर की बात करें। प्रदेश सरकार ने नगर परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में एमएलए के वोटिंग राइट की बहाली की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इस मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 4 जून को एमएलए के वोटिंग राइट पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसके तहत स्थानीय विधायक को संबंधित नगर परिषद अथवा नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मुद्दे से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए थे। अब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश को चुनौती दी है और कुछ नगर परिषदों के निर्वाचित पार्षदों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के स्पष्टीकरण पर आपत्ति जताई है कि विधायक भी कानूनन उक्त संस्थाओं के अध्यक्षों के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। प्रार्थियों का कहना है कि बेशक संबंधित विधायक केवल उक्त संस्थाओं द्वारा पारित करते समय वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु उक्त संस्थाओं के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों का चुनाव करने का अधिकार चुने गए पार्षदों का ही है। प्रार्थियों का यह भी कहना है कि नामित सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। हाईकोर्ट ने प्रार्थियों की दलीलों से सहमति जताते हुए सरकार के उस फैसले पर स्पष्टीकरण पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश जारी किए थे और इसी वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर चुने गए नगर परिषद, आपको बता दें तो इसी वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर चुने गए चंबा नगर परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने चंबा नगर परिषद के गठन को लेकर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है और कोर्ट ने संबंधित एमएलए द्वारा वोट का इस्तेमाल करने के बाद चुने गए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की गैजेट नोटिफिकेशन, परिणामी आदेश, शपथ ग्रहण की कार्यवाही और पद ग्रहण की कार्यवाही पर भी रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। अब इसी फैसले पर जो है और हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई है। अब अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट से क्या आता है ये फिलहाल देखने वाला होगा। अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कल सुबह 11 बजे सीएम सुक्खू दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे और उनके साथ राज्य के मुख्य सचिव के पंत भी दिल्ली गए हैं। कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुद्दे इस बैठक में उठाएंगे। इनमें आरडीजी बंद होने से राज्य को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई, जीएसटी व्यवस्था के कारण होने वाले राजस्व क्षति की क्षतिपूर्ति तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित पहाड़ी राज्यों के लिए अधिक प्रभावी और व्यवहारिक राहत एवं मुआवजा व्यवस्था की मांग भी शामिल हो सकती है। और इसके साथ ही सीएम सुक्खू लंबे समय से उठाए जा रहे ग्रीन बोनस के मुद्दे को भी प्रमुखता से रख सकते हैं। प्रदेश सरकार का तर्क है कि हिमाचल प्रदेश देश के पर्यावरण और वन संपदा के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसीलिए वन संरक्षण
शिक्षण के बदले विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। इससे पहले भी राज्य सरकार ये मांग विभिन्न मंचों और वित्त आयोग के समक्ष उठा चुकी है। आपको बता दें तो नीति आयोग की बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे और ये मंच केंद्र और राज्यों के बीच नीति समन्वय और सहकारी संवाद को मजबूत बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों में बड़े स्तर पर तबादलों की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार सबसे पहले उन 10 डिग्री कॉलेजों में कार्यरत प्रोफेसरों को दूसरे जिलों में भेजने की योजना बना रही है, जिन्हें हाल ही में नए दाखिलों के लिए बंद किया गया है। सूत्रों के अनुसार इस प्रक्रिया की जद में 50 से अधिक प्रोफेसर आ सकते हैं और इसके अलावा गैर शिक्षण संस्थानों को भी दूसरे कॉलेज व शिक्षा विभाग में तैनाती मिलेगी। ऐसे में केवल शिक्षण स्टाफ ही नहीं बल्कि इन कॉलेजों में तैनात गैर शिक्षण कर्मचारियों के तबादले भी किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग इसके लिए विस्तृत खाका तैयार करने में जुटा हुआ है और विभागीय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है। सरकार कॉलेज प्रोफेसरों की तबादला नीति में भी बदलाव करने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत छात्र संख्या को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। जिन संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी वहां आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी और इसके तहत प्रोफेसरों को प्रदेश के किसी भी जिले में भेजा जा सकता है। वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत शिक्षकों को भी स्थानांतरण का सामना करना पड़ सकता है। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई सब कैडर के लिए मेरिट में आए शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। अब 12 जून को प्रदेश भर से सीबीएसई कैडर के शिक्षक शिमला में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचेंगे और इस दौरान ये शिक्षक मांग उठाएंगे कि मेरिट के आधार पर उन्हें पसंदीदा स्टेशन दिया जाए। आपको बता दें तो हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों को लेकर और जिस तरीके से स्कूलों में सीबीएसई शिक्षक तैनात हो रहे हैं काफी विरोध हो रहा है, क्योंकि अभी तक इस प्रक्रिया में काउंसलिंग की प्रक्रिया में देरी हो चुकी है और इसी के साथ जो सीबीएसई कैडर में शिक्षक मेरिट के आधार पर आ गए थे वो शिक्षक अपने पसंदीदा स्टेशन में जाना चाहते थे। उन शिक्षकों ने मेरिट पर आने के लिए अपने एग्जाम की तैयारियां की, इसलिए कि अब तो उन्हें अगर किसी के अप्रोच पर उन्हें अपना पसंदीदा स्टेशन नहीं मिलता है तो एक मेरिट पर आकर तो वो उस स्टेशन में अपने अधिकार के तौर पर जा सकते हैं। लेकिन अभी तक जिस तरीके से सीबीएसई की काउंसलिंग प्रक्रिया अधूरी है, शिक्षक जितने भी सीबीएसई में मेरिट में शिक्षक आए हैं वो भी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती जा रही है, जिससे कि तमाम सीबीएसई कैडर में जितने भी शिक्षक आए हैं उनमें एक रोष की भावना भी देखी जा रही है। और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि जो हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूल है वहां पर छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि अभी तक वहां पर पहले की तरह ही जो है वो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन्हें नए शिक्षक नहीं मिले। तो इस प्रक्रिया को लेकर जरूर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई है उस कमेटी की बैठक होना तय है। अब देखना यह होगा कि इस कमेटी की बैठक में क्या होता है। हालांकि अभी फिलहाल जो सीबीएसई कैडर के शिक्षक हैं उन्होंने ये तय किया है कि अब अपनी मांग को वो सरकार तक पहुंचाएंगे और सीएम से मिलने का उनका कार्यक्रम है 12 जून को। और कहा यह भी जा रहा है कि इस दौरान जो है वो ये शिक्षक धरना प्रदर्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि हिमाचल के कई ऐसे शैक्षिक जितने भी शिक्षक संघ है या फिर हम कहें कि जो कर्मचारी संघ है, कई कर्मचारी संघ जो है वो इन शिक्षकों के साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे में अब इस पर अगर जल्द काउंसलिंग नहीं होती है, जल्द सीबीएसई स्कूलों में टीचर्स की नियुक्ति नहीं होती है तो हिमाचल प्रदेश में एक ये बड़ा मुद्दा जो है वो बन सकता है। फिलहाल हम अगली खबर की बात करते हैं। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 1678 सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार होगा। केंद्र सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट के तहत 49 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2023 और 2024 में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से ये बजट मांगा था और केंद्र से बजट मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि हिमुडा को 49 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं और इस राशि का उपयोग प्रदेश के 1678 स्कूल भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य के लिए किया जाएगा। शिक्षा विभाग को स्कूल भवनों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। हालांकि अभी लगभग 60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिलनी बाकी है, जिसके प्राप्त होने के बाद शेष कार्यों को भी गति दी जाएगी। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों की दुकानों और स्टॉलों में वर्षों से कारोबार कर रहे हजारों व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। शहरी
विकास विभाग ने मुख्यमंत्री शहरी कारोबारी कल्याण नियम 2026 का मसौदा राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है और इस पर 30 दिन के भीतर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। प्रस्तावित नियमों के अनुसार नगर निकायों द्वारा निर्मित दुकानों, स्टॉलों और तह बाजारियों स्थलों पर 10 वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहे पात्र किराएदारों और अधिभोगियों को सार्वजनिक नीलामी के बिना 40 वर्ष तक का पट्टा दिया जाएगा और इस अवधि को आगे भी 40 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। इससे बार बार नीलामी का झंझट खत्म होगा। सरकार ने पट्टा राशि तय करने के लिए प्रचलित सर्किल रेट के 10% पर आधारित फार्मूला प्रस्तावित किया है। साथ ही एक मुश्त भुगतान करने वाले व्यापारियों को विशेष छूट का लाभ भी इससे मिलेगा। 40 वर्ष की पट्टा राशि एक साथ जमा करने पर 20%, 30 वर्ष के लिए 15% और 20 वर्ष के लिए 10% तक की छूट देने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। नियम में उन अधिभोगियों को भी राहत का प्रस्ताव है जिनके पास वैध समझौता नहीं है लेकिन वे 10 वर्ष या उससे अधिक समय से संबंधित दुकान पर काबिज है। हालांकि 10 वर्ष से कम अवधि के अनाधिकृत कब्जों का संरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसी संपत्तियों का आवंटन ई नीलामी अथवा खुली नीलामी से ही किया जाएगा। नई व्यवस्था से लंबे समय से अनिश्चितता का सामना कर रहे व्यापारियों को स्थायित्व और सुरक्षा मिलेगी। वहीं नगर निकायों की आय में भी वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पहुंचाना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने विभाग को प्रमाण पत्र और लाइसेंस आदि सेवाओं की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन और डिजिटाइज करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के अंतर्गत युवाओं को ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 500 अतिरिक्त युवाओं को ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित करने और व्यवसाय करने में सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 तथा उससे संबंधित नियमों में संशोधन किया है और संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत अधिनियम को पूरे प्रदेश में और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा और दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और इसके साथ ही उद्यमियों को अधिक सुविधाएं प्राप्त होगी और उपभोक्ताओं को सुविधा अनुसार खरीदारी करने का भी अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति और अनुश्रवण प्राधिकरण की 32वीं बैठक भी आयोजित हुई और इस बैठक में 5,877.01 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश वाले 42 औद्योगिक निवेश प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इससे राज्य में 13,355 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। ये बैठक राज्य सरकार की उन लगातार प्रयासों का हिस्सा थी जिनका उद्देश्य आसान मंजूरी प्रक्रियाओं और निवेशकों को सुविधाएं देकर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना और संतुलित क्षेत्रीय विकास निश्चित करना है। अगली खबर की बात करें तो बिजली बोर्ड में कर्मचारियों के लंबित मामलों को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। नियमितीकरण, पदोन्नति और कन्फर्मेशन जैसे मामलों में लगातार हो रही देरी से कर्मचारियों में निराशा का माहौल है। इसी मुद्दे को लेकर हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन का प्रतिनिधिमंडल महासचिव प्रशांत शर्मा की अगुवाई में बिजली बोर्ड के चेयरमैन प्रबोध सक्सेना से मिला। यूनियन ने चेयरमैन के समक्ष कहा कि जिन दैनिक भोगी कर्मचारियों ने 31 मार्च तक नियमितीकरण के लिए निर्धारित सभी शर्तें पूरी कर ली थी, वे प्रबंधन की सुस्त कार्यप्रणाली के कारण अभी तक नियमित नहीं हो सके हैं और इससे प्रभावित कर्मचारियों को आर्थिक और सेवा संबंधित नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी बताया कि उप सचिव, अवर सचिव, सेक्शन ऑफिसर और सुप्रीडेंट, सहायक अभियंता, अकाउंट्स कैडर और फायरमैन कम ड्राइवर सहित कई श्रेणियों में लंबे समय से पदोन्नति आदेश जारी नहीं हुए हैं और स्थिति यह है कि कई कर्मचारी पदोन्नति का लाभ प्राप्त किए बिना ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यूनियन ने जो आईटी कर्मचारियों की लंबित कन्फर्मेशन और फील्ड कार्यालयों से भेजी गई तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधित फाइलों के निस्तारण में हो रही देरी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया और यूनियन ने प्रबंधन से इन मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। चेयरमैन प्रबोध सक्सेना ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि कर्मचारियों से जुड़े सभी लंबित
मामलों का जल्द जो है वो निपटारा किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है और सरकार का कोई विजन ही नहीं है। ऊना में आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अब कलह की पार्टी बन चुकी है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के गुटों की गिनती करना मुश्किल हो चुका है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि जब सीएम सुक्खू हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब वे पार्टी नहीं बल्कि एक गुट चला रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी मुख्यमंत्री सरकार नहीं बल्कि गुट चला रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री और सरकार के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने दोहराया कि कांग्रेस सरकार का कोई विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास काम करने का कोई तरीका, नियम या कानून नहीं है। उन्होंने इन मुद्दों को लेकर पहले भी कई बार अपनी बात रखी है। अगली खबर की बात करें तो 12 व 13 जून को हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर जेपी नड्डा रहे हैं। उनका ये प्रवास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है और 12 जून को नड्डा शिमला में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। वहीं 13 जून को मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाएंगे। अगली बार खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने टीजीटी आर्ट्स श्रेणी के 425 पदों के लिए आयोजित भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है और इसी कड़ी में प्रतिस्पर्धा वाली चयन प्रक्रिया में कुल 414 उम्मीदवारों ने बाजी मारते हुए सफलता हासिल की है। इन 425 पदों के लिए प्रदेश भर से कुल 44,155 युवाओं ने आवेदन किया था। इनमें से 38,220 उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल हुए थे। लिखित परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 664 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया 2 चरणों में 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक और फिर 1 जून को आयोजित की गई थी, जिसके बाद अंतिम रूप से 414 योग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया है। हालांकि विज्ञापित किए गए 425 पदों में से 11 पद विभिन्न कारणों से खाली रह चुके हैं। आयोग के अनुसार योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण ओबीसी, स्वतंत्रता सेनानी या परिजन के 2 और एससी स्वतंत्रता सेनानी परिजन के 7 पद रिक्त रह गए हैं और इसके अलावा न्यायालय में एक मामला लंबित होने के चलते सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी के 2 पदों को भी फिलहाल इसमें रिजर्व रखा गया है। अगली खबर की बात करें तो शिमला जिले के दुर्गम क्षेत्र कुपवी में सरकारी कॉलेज को मर्ज करने के फैसले के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। चौपाल विधानसभा के कुपवी में आज सैकड़ों लोगों ने आक्रोश रैली निकाली और एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान एसडीएम के माध्यम से कॉलेज बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम भी भेजा गया। कुपवी के लोग कॉलेज बंद करने के फैसले को वापस लेने पर अड़े हुए हैं और इसके लिए सरकार और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि दुर्गम और पिछड़े क्षेत्र में उच्च शिक्षा का एकमात्र प्रमुख संस्थान बंद करने का निर्णय क्षेत्र के युवाओं के लिए भविष्य के साथ अन्याय है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुपवी जैसे दुर्गम क्षेत्र के छात्रों के लिए जिला मुख्यालय या अन्य स्थानों पर जाकर पढ़ाई करना आसान नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज की बहाली के साथ साथ शिक्षकों की तैनाती करने और बिल्डिंग का निर्माण जल्द करने की भी मांग यहां पर उठाई है। अगली खबर की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक कल से प्रदेश भर में मौसम करवट लेगा और बारिश का ये दौर 15 जून तक जारी रहेगा। 11 और 12 जून को बारिश बर्फबारी को लेकर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 13 और 14 जून को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही इस दौरान आंधी चलने, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 एवं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी आसार जताया है। दूसरी ओर भीषण गर्मी के चलते आज प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा ऊना जिला में जहां पर 42.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा और कांगड़ा में 38.8 डिग्री सेल्सियस तक आज जो है वो तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।